गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे विनियोग क्रिया या विनियोग प्रेरणा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, और उसमें भी विशेष तौर से विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व और विनियोग को प्रोत्साहित करने के उपाय। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व। विनियोग को प्रभावित करने वाले दो तत्वों का अध्ययन हमने विस्तार से कर लिया है। इनमें एक ब्याज की दर और दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता। इन दो मुख्य तत्वों के अतिरिक्त विनियोग को अन्य कई तत्व भी प्रभावित करते हैं। ये तत्व हो सकते हैं उत्पादकता या विनियोग के प्रयोग की दर, नकदी का प्रवाह कैसा है, मांग और प्रत्याशित लाभ की स्थिति क्या है। इस प्रकार से ये बहुत सारे तत्व हैं जो विनियोग को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में रॉबर्ट इजनर और स्टोटस ने विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व बताए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है नव प्रवर्तन तथा नए आविष्कार। एक अर्थशास्त्री जो है प्रोफेसर कीजर, उन्होंने बताया है कि नव प्रवर्तन बहुत बड़ी सीमा तक विनियोग को या इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यदि बहुत दिनों तक कृषि में और उद्योगों में श्रम बचाने वाली टेक्निक या पूंजी बचाने वाली टेक्निक इस्तेमाल की जा रही हैं और इन क्षेत्रों में इसका काफी विनियोग बढ़ा है। इसी प्रकार नए आविष्कार जैसे घरेलू उपभोग की वस्तुएं, टेलीफोन है, स्कूटर है, टेलीविजन है, एसी है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स आदि हैं, इनके आविष्कारों से भी विनियोग का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिली है। अर्थात ये कह सकते हैं कि नए आविष्कार की बढ़ती हुई तेज रफ्तार विनियोग को बहुत प्रेरणा देती है। जितने अधिक आविष्कार होंगे उससे विनियोग अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि नई नई चीजें आविष्कार होती हैं, उनकी मांग बढ़ती है और उन मांग को पूरा करने के लिए उन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाती है और उसके लिए विनियोग अधिक होते हैं। दूसरी हम बात करें अनुकूल सरकारी नीतियां। फर्म की लागतों में कर जो होते हैं, टैक्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा स्थान है। यदि उद्यमी अनुभव करता है कि वर्तमान टैक्स पॉलिसी इस प्रकार की है जिससे उनके लाभ जो हैं वो कम हो रहे हैं, सरकार के पास ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं सरकार ने, तो वो कम विनियोग करेंगे। और यदि कर की दरें कम है, आपका क्रेडिट या साख जो है आसानी से उपलब्ध हो रहा है, कर्ज कम ब्याज दर पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो विनियोग पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि की दर। यदि किसी देश में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है तो लोगों को नए घर और बहुत सारी वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुएं की मांग बढ़ जाएगी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक विनियोग किया जाएगा। पूंजी वस्तुओं का वर्तमान स्टॉक। किसी उद्योग में पूंजी पदार्थों का वर्तमान स्टॉक अतिरिक्त विनियोग से अनुमानित लाभ को प्रभावित करता है। यदि किसी उद्योग में उत्पादन सुविधा, तैयार माल आदि पहले से ही कम स्टॉक है तो उद्योग में विनियोग अधिक होगा, अतिरिक्त विनियोग किया जाएगा। और यदि पहले से ही पूंजीगत स्टॉक या पूंजीगत वस्तुएं पहले से ही विद्यमान हैं तो कम विनियोग किया जाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार। जब बढ़ती हुई जनसंख्या से नए क्षेत्रों का विकास होता है तो इसमें अधिक विनियोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है और उनको पूरा करने के लिए नए विनियोग किए जाते हैं।
तरलता की मात्रा, किसी फर्म द्वारा विनियोग तरलता की स्थिति पर निर्भर करता है। जितनी तरलता की उपलब्धता और मात्रा जितनी अधिक होगी और कम दर पर, कम ब्याज दर पर होगी, विनियोग उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार से समस्त मांग में वृद्धि, संभावित वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में समस्त मांग में वृद्धि की आशा है तो उद्यमी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन करेंगे और समस्त मांग जो बढ़ने की संभावना है उसको पूरा करने के लिए भविष्य में पूर्ति बढ़ाने के लिए नए विनियोग करेंगे। अधिक विनियोग प्रेरणा इससे बलवती होंगी। उपभोग प्रवृत्ति। उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन का विनियोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार की है तो उससे विनियोग जो है वो सीधे प्रभावित होते हैं। यदि आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता क्या होगा, पहले से अधिक व्यय करेंगे। क्यों? आय में वृद्धि हुई तो उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए उन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाएगी और पूर्ति बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अर्थात उत्पादक उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे जिनका उपभोक्ता मांग कर रहे हैं। इस प्रकार विनियोग प्रभावित होगा। आय का स्तर। यदि मुद्रा, मजदूरी दरों या अन्य साधनों की कीमतों में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कैसे भी आय का स्तर बढ़ता है, जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी आय का स्तर बढ़ता है तो वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाएगी और वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, विनियोग को प्रेरणा मिलेगी। और यदि आय के स्तर घटते हैं तो विनियोग प्रेरणा कम हो जाएगी। अनिश्चितता। इसके बारे में बड़ा ही एक अच्छी चीज किन्स ने बताई है कि ब्याज की दर की अपेक्षा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक अस्थिर है। इसका कारण यह है कि पूंजी परिसंपत्तियों की प्रत्याशित आय व्यापार प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है। यह व्यापार प्रत्याशाएं बहुत अनिश्चित होती हैं। अतः किसी पूंजी परिसंपत्ति के जीवन भर में प्रत्याशित वार्षिक प्रतिफलों का हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इस संदर्भ में हार्वे जॉनसन ने बताया कि विनियोग सीमांत उत्पादकता वक्र के आसपास अनिश्चितता का क्षेत्र होता है। जैसे कि विनियोग सीमांत उत्पादकता में अस्थिरता या तो अनिश्चितता दो कारणों से होती है। पहला तो बाजार की अपूर्णता और दूसरी आय की प्रत्याशाओं पर आधारित होना कि आय किस प्रकार की प्राप्त होंगी। तो इसमें ऐसा है कि जहां तक बाजार की अपूर्णताओं का, इसमें बड़े बड़े निर्माता फर्मों को नीचे की ओर जाने वाली मांग रेखा का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक को यह अनुमान लगाना होता है कि किसी दिए हुए उत्पादन पर उसके उत्पादन के लिए उपभोक्ता कितनी कीमत देंगे। इन अनुमानों में त्रुटियां भी हो सकती हैं, गलतियां भी निकल सकती हैं, जिससे ब्याज दर में परिवर्तन आरंभ हो सकते हैं। दूसरी ओर हम प्रत्याशित प्राप्तियों का संबंध की बात करें तो उपकर्मियों को अपनी वस्तुओं की संभावित मांग का निर्धारण करने के लिए भविष्य की ओर देखना पड़ता है और उनके बहुत सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि क्या प्रतियोगी उपकर्मी श्रमिकों को प्रस्तुत करेंगे, क्या व्यापारिक मंदी से आय में कमी नहीं होगी, या उत्पादन की नई पद्धतियों द्वारा प्रतिद्वंदी उससे सस्ता माल नहीं बेचेंगे, कीमत प्रतियोगिता। तो इस प्रकार की अनिश्चितता जो है दो प्रकार से होती है और उसे विनियोग सीमांत उत्पादकता क्षेत्र में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इसको ये रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही आपको बताना है। अब हम अध्ययन करेंगे विनियोग को प्रोत्साहित करने के उपाय। अभी तो हमने देखा विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब इन तत्वों को ही किस प्रकार सरकार प्रोत्साहित करके या सरकार अच्छा वातावरण क्रिएट करके विनियोग को प्रोत्साहित कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं उपभोग व्यय अल्पकाल में स्थिर होता है और संगठित प्रयासों से इसका कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता। अर्थात आय स्तर या विकास या रोजगार बढ़ाने के लिए हमें विशेष तौर से विनियोग पर निर्भर रहना पड़ता है और विनियोग को प्रभावित करने वाले या प्रोत्साहित करने वाले हम तत्वों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो विनियोग जो व्यक्तिगत विनियोग हो उनको प्रभावित करना और दूसरा सार्वजनिक विनियोग को।
जहां तक व्यक्तिगत विनियोग को प्रभावित करने की प्रश्न है, तो इसमें उद्योगों के नवीकरण के लिए सरकार को व्यक्तिगत क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे विनियोग में वृद्धि होगी, मांग बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। यदि उत्पादन में वृद्धि पर आर्थिक सहायता दी जाए, भाई यदि आप उत्पादन बढ़ाओगे तो आपको कुछ सब्सिडीज मिलेगी, तो उत्पादक उत्पादन बढ़ाने को प्रेरित होंगे और इससे रोजगार व आय के स्तर में वृद्धि होगी। ये विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले कारक हम देख रहे हैं, और उसमें भी जो हमारे व्यक्तिगत विनियोग हैं उनको सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए। ऐसे सीमांत उद्योग वो कहते हैं जैसे कि बहुत ही मतलब जिनको नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस में ही चल रहे हैं, बस चल ही रहे हैं, उनको तुरंत आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। और यह सहायता प्रत्येक उद्योग को उसके मजदूरी देय अर्थात वेज बिल के अनुसार दी जानी चाहिए, ताकि अधिक श्रमिकों वाले उद्योग को अधिक सहायता मिले और जो कम श्रमिक हैं जिन उद्योगों में उनको कम सहायता मिले। अब अधिक सहायता, जिनमें अधिक श्रमिक है उनको अधिक सहायता मिलेगी, अधिक सब्सिडी मिलेगी, तो क्या होगा, लोगों की प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से आय, रोजगार और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेंगे। इसी प्रकार सरकार को व्यक्तिगत क्षेत्र की स्पर्धात्मक शक्ति बढ़ानी चाहिए, कंपटीशन बढ़ाना चाहिए व्यक्तिगत क्षेत्र में। इससे भी जो प्रोडक्शन एबिलिटी है वो बढ़ेगी और विनियोग जो है अधिक कार्यशील हो जाएंगे। मंदी के काल में अधिकांश सरकार को ऐसे प्रोत्साहन देने चाहिए जिससे कि ब्याज की दर कम हो, और ब्याज की दर कम होगी और आशाएं ऐसी जागृत होंगी जिससे लाभ प्रत्याशाएं बढ़े तो विनियोग बढ़ेंगे। इसी प्रकार बेरोजगारी जब अधिक हो तो निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ टैक्सेस हैं, जैसे कि निगम कर है, इनकम टैक्स है, इनमें काफी कमी कर देनी चाहिए। अभी ये कम होंगे तो क्या होगा, लागत कम हो जाएगी, पूर्ति कीमत कम हो जाएगी और पूंजी की सीमांतता में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत विनियोग जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनमें वृद्धि होगी। क्लेन ने सुझाव दिया है कि सरकार को बड़ी फर्मों को एकाधिकारी संबंधी प्रवृत्तियों को चलने के लिए मोनोपोली जो प्रवृत्तियां हैं उनको रोकना चाहिए। इस प्रकार की नीति प्रतियोगिता को, जैसे कि मैंने कहा, प्रतियोगिता बढ़नी चाहिए। यदि एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार कदम उठाएगी तो प्रतियोगिता बढ़ेगी और प्रतियोगिता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी और उससे विनियोग प्रोत्साहित होंगे। मूल्यों में अस्थिरता के कारण निजी विनियोग भी अस्थिर रहता है, अतः निजी विनियोग में वृद्धि के लिए सरकार को प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम इतने प्राइस तो कम से कम जो आप उत्पादित करो उसका देंगे ही देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मूल्यों की अस्थिरता जो है वो नहीं होगी और विनियोग जो है उसे प्रोत्साहित होंगे। तो ये तो वो फैक्टर रहे आपके जिनसे निजी विनियोग या व्यक्तिगत विनियोग में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक विनियोग। सार्वजनिक विनियोग के द्वारा संपूर्ण विनियोग की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। क्यों? इससे प्रभावपूर्ण मांग की कमी को पूरा करके मंदी की अवस्था को दूर किया जा सकता है। जैसे कि किन्स ने बताया था कि क्योंकि मंदी में लाभ प्रत्याशाएं कम होती हैं, लाभ आशाएं कम होती हैं, जिसके कारण निजी विनियोग जो है वो इतना प्रोत्साहित नहीं होता है। इसलिए सरकार को सार्वजनिक विनियोग या समाज के कल्याणकारी योजनाओं पर विनियोग करना चाहिए। इसमें पहला है लीफ रीकिंग। यह है किन्स ने बताया था कि अनुत्पादक कार्यों को पर सरकार को व्यय करना चाहिए। यदि सरकार के पास कुछ भी कार्य ना हो तो क्या करना चाहिए, सरकार को गड्ढे खुदवाएं और उन्हें पुनः मिट्टी से भरने के लिए काम दे देना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का प्रवाह करना चाहिए। अब अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का प्रभाव होगा, उससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से जो है बेरोजगारी समाप्त होगी, आय और जनरेट होगी, आय जनरेट होने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मंदी की स्थिति जो है वो समाप्त होगी। सामाजिक सेवाओं के लिए विनियोग। ऐसे विनियोग जो एक ओर तो आय में वृद्धि करते हैं और दूसरी ओर उपयोगी संपत्ति
का सृजन कहते हैं, जैसे रेलवे हैं, पुल हैं, सड़क हैं, नहर हैं, या बड़े बड़े निवास स्थान हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनका निर्माण करना चाहिए। इनमें सामाजिक सेवा के विनियोग है, समाज की कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनमें विनियोग करने से आय में वृद्धि होती है और जो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। कच्चे माल का क्रय, मंदी काल में निर्मित वस्तुओं की तुलना में कच्चे माल की कीमतों में अधिक तेजी से गिरावट होती है। अतः सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कच्चे माल के संचयन की नीति अपनानी चाहिए। इसी प्रकार उपभोग के लिए विनियोग, व्यक्तिगत उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक विनियोग किए जा सकते हैं, जैसे स्कूलों में मुफ्त भोजन आदि। इस संबंध में सैमुअलसन ने कहा है कि विनियोग द्रव्य एक शक्तिशाली द्रव्य है, परंतु उपभोग द्रव्य भी ऐसा ही है। उत्पादक उद्योगों के लिए विनियोग, सरकार स्वयं भी उद्योगों का विकास करके प्रभावपूर्ण मांग में, रोजगार के स्तर में और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सकती है। स्वयं उत्पादक उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में लगा सकती है। प्रशासनिक विभागों का विस्तार, इसी प्रकार से सरकार प्रशासनिक विभागों के विस्तार और वृद्धि जो बहुत दिनों से नहीं हुई है, सरकार इस कार्य को बढ़ाकर, व्यय बढ़ाकर प्रभावपूर्ण रोजगार में वृद्धि कर सकती है। एक्सपोर्ट में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए या उनमें निर्यात, जिससे कि निर्यात जो क्षेत्र हैं वो उनको बल मिले, एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो देश के अंदर विनियोग बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि विदेशों में हमारे यहाँ की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और जब बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाएगा तो देश का औद्योगिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, उपभोग में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अनुसंधान को प्रोत्साहन देकर भी सरकार विनियोग में वृद्धि कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार अलग अलग संस्थाएं खोल सकती है और विभिन्न उद्योगों पर अनुसंधान की उपलब्धियां निजी उद्योगों को प्रदान करने के लिए, जिससे कि निजी उद्योग भी उन अनुसंधानों का या जो इनोवेशंस होते हैं उनका लाभ उठा सकें। अभी हमने पढ़ा था कि जो इनोवेशंस होते हैं या ऐसी अनुसंधान से नई वस्तुओं का उत्पादन होता है तो नई मांग जनरेट होती है और नई मांग जनरेट होते हैं, उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिसके कारण पूंजीगत विनियोग बढ़ता है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? सरकार को अनुसंधान की जो रिजल्ट्स हैं वो शोध पत्रिकाओं में या मतलब जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे निजी विनियोग प्रोत्साहित हो। इस प्रकार से ये चीजें हैं जिनसे कि सार्वजनिक विनियोग के द्वारा और हम विनियोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत विनियोग को प्रभावित कर सकती है सरकार। तो बहुत सारे कदम हैं, इनके द्वारा सरकार निजी विनियोग को प्रोत्साहित कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। विनियोग क्रिया और विनियोग प्रेरणा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपके पास है, हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।